सबसे पहले तो जो आज जलसा हुआ है और उस जलसे में जो धमकियाँ लगाई गई हैं, उस पर क्या कहेंगे? हालाँकि इस तरफ से काफ़ी सख्त ज़ुबान है, समझाने की कोशिश की गई। लगता है कि पीटीआई को समझ नहीं आ रही है। अगर ये ज़ुबान समझ नहीं आ रही तो फिर क्या समझ आएगा सर? देखें, होश के नाखुन लेने चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मुतदिल थी। बावजूद सख्ती के वो जो कल केपी हाउस में इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडरशिप की थी, मेरा ख़्याल था कि वही वो रास्ता है। धमकियाँ स्टेट को आप कितनी लगाएँगे, ये गलतफ़हमी में है। क्या इमरान खान ने गलतियाँ और धमकियाँ नहीं की? अगर आप ये समझते हैं कि आप इमरान खान से बड़े लीडर हैं, बड़ी हुकूमत चला रहे हैं, तो फिर ये गलतफ़हमी है स्टेट के मुकाबले में। होश के नाखुन लेने चाहिए। वहाँ पे आपके कारोबार को ज़िक्र ज़रूर पहुँचती है, ज़क पहुँचनी भी है कि कोई स्मगलिंग का अगर कारोबार करता है, कोई मनशियात का करता है, गैर कानूनी स्मगल्ड गाड़ियों का करता है, ज़रूर ज़क पहुँचेगी और आपको उसके लिए मज़ीद तैयार रहना चाहिए। अगर सिगरेट जो गैर कानूनी तौर पे बनाने वाली फैक्ट्रियों के ऊपर छापे लग रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के देखें ना वैसे तो सिगरेट को हम सब कहते हैं जी ना पिएँ, लेकिन जो लोग कानूनी तौर पे पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? कि वो अरबों रुपए की यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और बदले में सारे स्मगलर छा जाएँ। तो ये छापे सबसे पहले तो खुद केपी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने चाहिए थे कि जी ये लोग हैं और ये गलत काम करते हैं, एफबीआर को इन्वॉल्व करें यानी कस्टम को इन्वॉल्व करें। ये सारा काम होता है, क्या एसएचओ को नहीं पता होता कि मेरे इलाके में फैक्ट्री चल रही है और कितने सालों से चल रही है। ये वो लाकानूनीत और बैड गवर्नेंस है जिसका जिक्र डीजीआईएसपीआर ने भी किया और प्राइम मिनिस्टर ने भी किया कि आप अपने काम संभालें। ये जो मुतालबा है ना रकम का, हम आपके साथ हैं। खुद मुज़म्मिल असलम ने रिपोर्टर से ये बात की, हमारे रिपोर्टर इरशाद अंसारी है, उनसे अलग में भी बात की कि हमारे लिए बड़ी हैरत का बाइस था कि पंजाब ने, सिंध ने हमें एंडोर्स किया, जो हमारा मुतालबा था इज़ाफ़ी फंड्स का। तो देखें, आप जो धमकी लगा के आ रहे थे, आपको खुद समझ आ गई कि आपके साथ तो सूबे खड़े हैं, जैसे चारों भाइयों को खड़े होना चाहिए। और अगर वफ़ाक ये कहता है कि 2 भाई जो जीबी और कश्मीर में हैं, उनके लिए भी सारे सैक्रिफ़ाइस करें, उस पे एतराज़ हो या ना हो, लेकिन बैठ के ही बातचीत का फैसला हुआ ना, तो मामलात तो बातचीत से हल होते हैं, धमकियों से नहीं होते। आप मुतमईन गए कि पहला इजलास बड़ा ठीक हुआ और वज़ीर ख़ज़ाना ने भी कहा आने वाले हफ्तों और महीनों में हम इसको तय करेंगे क्योंकि यही एक तरीक़ाकार है कि तय करें। अब जो अफ़गानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, तो यही तो पाकिस्तान कहता है कि हम उनकी हुकूमत से तो बात कर रहे हैं और वो टीटीपी के साथ खड़ी हुई है। उनको पनाह देती है, उनको वसाइल देती है, जो अमेरिकन असला था वो 32 जगहों पे तो वो यूज़ कर चुके हैं और अब हम उनको सरहदों से आते हुए मारते हैं, कुछ वो कहीं कामयाब हो जाते हैं, अक्सर हम मार रहे हैं, हमारी फ़ोर्सेस जवान भी शहीद हो रहे हैं, अफ़सर भी शहीद हो रहे हैं, आम आदमी भी हो रहे हैं। तो होश के नाखुन आप नहीं ले रहे, आप कहते हैं बॉर्डर भी खोल दो ताकि आपका धंधा जो आपसे मुराद मैं किसी एक शख्स का नाम नहीं ले रहा। जो लोग इसके पीछे जिनकी बॉन्डिंग है, जिनका पैसा है, जो अरबों रुपए की बताई गई है मुसलसल कि कितने लाख बैरल आता था जो ईरान से डीज़ल जो बहुत थोड़ा रह गया है। यानी परमिट से भी कम पे रह गया है और आज भी हमारे कस्टम हुकाम ने कराची के पास बड़ी लंबी-चौड़ी डीज़ल की मिकदार पकड़ी है जो कश्तियों में लेके आ रहे थे। हर तरफ ये काम हो रहा है, तो ऐसे में सूबे को तो अपने वसाइल बढ़ाने के लिए यानी जो गवर्नमेंट वसूल करेगी फेडरल गवर्नमेंट में सेल्स टैक्स में उनका भी हिस्सा आता है, पैसे मिलते हैं। जो उनकी मकामी ड्यूटियाँ वो लगाएँ और पकड़ें। वो छोड़ के वो कहते हैं हमारी पहली तरजीह भी इमरान खान है, दूसरी भी है, बिल्कुल होनी चाहिए, सियासी तौर पे आपके वो लीडर हैं। लेकिन आईनी तौर पे आपने एक हल्फ लिया है कि सूबे को आपने इंतज़ामी तौर पे, कानूनी तौर पे चलाना है। आप अपनी लड़ाई विफाक से जो मालियाती उमूर की है उसको करें, लफ्ज़ी भी करें, अमली भी करें, यानी अमली से मुराद ये है कि जैसे मीटिंग में गए आप, लफाजी वो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, लेकिन अपने फ़राइज़ से कोताही नहीं होनी चाहिए। जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसमें अपनी पुलिस को मज़बूत करना, जो पुलिस के जवान भी शहादतें दे रहे हैं, आम आदमी दे रहा है। केपी बड़ा मज़लूम सूबा है इस मामले में, एक्स फाटा के अंदर बेपनाह ज़ुल्म किया दहशतगर्दों ने और उसके बाद फ़ौज के ऊपर भी हुआ, फ़ौज रिहैबिलिटेशन भी कर रही है, मना भी रही है। बताया गया कि आपने पहली बात तो ये है कि हमें इत्तला दें, हम मारेंगे। आप उनको कहें कि आप वापस चले जाएँ, वरना आप इलाका छोड़ दें। कोलैटरल डैमेज का भी एक बड़ा ड्रामा बनाया गया। भई जो लोग पनाह दे रहे हैं दहशतगर्दों को, उन पे तो हमला होगा। अब उसके अंदर जो लोग पनाह में हैं, आप उनको कहें बेगुनाह, तो वो बेगुनाह नहीं है। ये समझने की बात है। अब आप आ जाएँ जो आज आपने जलसे की बुनियाद पे बात की। देखें आप ये कितनी देर धमकियाँ देंगे? मैंने जैसे इमरान खान का कहा, स्टेट फिर बड़ी चीज़ होती है। मैं हुँ। किसी बुनियाद पे धमकी नहीं लगा रहा, ना मेरे पास ये मैंडेट है। मैं सियासी तौर पे चाहता हूँ पीपल्स पीटीआई की जो पॉलिटिकल क़यादत है, जिन लोगों ने इमरान खान की हमशीरा के साथ उनकी मुलाकात कराई
और स्पीकर को गारंटी दी थी कि सियासत नहीं होगी और वो ज़ाहिर है बदअहदी हुई, इस हिसाब से उनको दोबारा स्पीकर के पास जाना चाहिए। और ये हौसला करके जाना चाहिए कि हम गारंटी देंगे कि हम इमरान खान से बात करेंगे और आके पब्लिक में नहीं करेंगे, अपनी पार्टी में करेंगे। जैसे ख्वाजा आसिफ को आदम नज़ीर तारड़ आके बता दिया करते थे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ये पैगाम है, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं होती थी। कोट लखपत जेल का उन्होंने अहवाल बताया कि 4 हफ्ते में 1 घंटे की मुलाकात होती थी। यहाँ तो हमारी अदालतें वो जो थी, गुड टू सी यू से लेके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हशर किया हुआ था, हर कानून को तोड़ दो, बंद कर दो, इनके लिए रिलैक्स कर दो, तो उसका फ़ायदा सियासी तौर पे लेना चाहिए था। इमरान खान के साथ जाके खुल के बात करें कि जनाब हमारी पोज़ीशन ये है, अब क्या करें? सूबाई हुकूमत तो पहले भी इमरान खान ने खुद तोड़ी थी ना। अब अगर गवर्नर राज की कोई बात करता है, तो वो कोई मजबूरी में ही करता है ना। किसी को शौक नहीं है कि एक बदअमन सूबे में बदअमनी फैली हुई हो, बलूचिस्तान में फैली हुई हो, वहाँ पे पॉलिटिकली अनार्की और फैल जाए। लेकिन उसका ब्लैकमेलिंग कर देना उसकी बुनियाद पे कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, मेरा ख्याल है कि होश के नाखून सबको लेने चाहिए। फौज ने गुस्सा किया, पब्लिक कर दिया, बहुत अच्छी बात है। बस अब वो भी थोड़ा रिस्ट्रेन करें, लेकिन ये पीटीआई की क्यादत के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो फैसला करें कि हमने कहाँ जाना है, किस हद तक लेके जाएँगे। इमरान खान की निकालने की ज़िम्मेदारी उनके अपने ऊपर है, जो वो नहीं मानते। वो फ़ौज को मीर जाफ़र सादिक कहते-कहते अपनी पार्टी को मीर जाफ़र सादिक बना दिया, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी उसके में एनडीयू की मीटिंग में गए। तो क्या यही काम पीटीआई के दौर में जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे और वो अपोज़िशन के साथ नहीं बैठते थे, फ़ौज के चीफ आते थे, डीजीआईएसआई आके ब्रीफिंग देते थे, तो पूरी पीएमएल-एन पीपल्स पार्टी सारे बैठते थे, इमरान खान नहीं बैठते थे। नेशनल एक्शन प्लान बना, अमल दरामद उसका 5वां पॉइंट आपका है। 2021 की पॉलिसी का आप उस पे अमल दरामद नहीं कर रहे। जो नॉन काइनेटिक यानी बगैर फौजी ऑपरेशन के आपने काम करने हैं। डीजीएसपीआर ने जो चंद दिन पहले प्रेस मीडिया मीडिया के साथ बात की थी, वो पब्लिक तो नहीं हुई, बाद में चलाई गई। क्वेश्चन आंसर में तो नाम के साथ आई थी कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट बावजूद सारी दहशतगर्दी के और मुश्किल हालात में वो ज़्यादा नॉन काइनेटिक में अप्रोच कर रही है कि फौजी सिविलियन इदारे मिल के लोगों के साथ बात करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, सब जगहों पे। और पीटीआई की गवर्नमेंट उसके बदले में एक सियासी बयानिया चलाती है, जो आज भी चलाया गया। और यही वजह है शायद कि बलूचिस्तान के हालात पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट, फौजी अदारे, मरकज़ी हुकूमत सारे एक पेज पर हैं। समझ भी आती है बात। राणा साहब, ज़रा अब आ जाएँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आप भी शरीक थे। अभी आपने कहा कि सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, वो ज़ुबान काफ़ी ज़्यादा सख्त नहीं थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और जो बार-बार कहा गया, नाम नहीं लिया गया। आज सुहेल अफरीदी ने भी कहा कि इमरान खान का नाम लो, डरते क्यों हो नाम का लो। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ज़हनी मरीज़ जिसको कह रहे थे वो समझ आ रहे थे, लेकिन ये ज़ुबान मुनासिब थी? देखें, एक ख़ास हद होती है। हम हुँ। ये कह सकते हैं कि यार फौजी तर्जुमान को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो मुझसे या इमरान खान का जो ट्वीट आया था, वो पहली दफ़ा आया था। वो आर्मी चीफ को जो मुखातिब कर रहे थे, जनरल बाजवा को शुरू किया था मीर जाफ़र जी। सादिक कहना। इनके खिलाफ तो साजिश की थी मिलके लोगों के साथ। 26 मतलब नवंबर 2022 में भी वे पहुँच गए थे इमरान खान, जब अपनी टाँग को वो जो गोलियों का लगा हुआ था, उसके ऊपर वो पैड चढ़ा हुआ था, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, उसके बावजूद वो वहाँ पे आ गए थे। लेकिन वो रुकवाने की साजिश थी, कोशिश थी, वो नहीं कामयाब हो सकी। जनरल बाजवा भी लगे हुए थे कि वो एक्सटेंशन ले जाएँ या उनकी मर्ज़ी का चीफ लग जाए, वो कामयाब नहीं हो सके। फिर 25 मई 2022 को, उससे पहले ये निकल के आए थे खुद, सुप्रीम कोर्ट कर रही थी कि हम बैठे हुए हैं, आप आ जाएँ, डी चौक ना आएँ। फिर ये आर्मी चीफ की तकरीरी हो गई, फिर बाद में आए, फिर 9 मई किया, फिर 26 नवंबर किया। तो आपकी ताकत ये थी कि पिछली आप इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बात कर रहे थे और 26 नवंबर को आपने दुआया तकरीब एक महदूद सी जगह पे, बहुत थोड़े लोग थे, आज भी कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। और लोगों को भी समझ आ रही है बात की कि इस पॉलिटिकल बयानिए में रियासत के साथ आप लड़ते हैं और रियासत के वसाइल इस्तेमाल करके फौज के साथ लड़ना है, हुकूमत के साथ, वफाकी के साथ लड़ना है, और अपने इदारों के जो आप 1122 की एम्बुलेंस लेके आते हैं, गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लेके आते हैं, और जो वक्त पे दोनों काम नहीं आती, वहां पे जब केपी में जरूरत होती है, वहां पे आपने टिकटॉकर भर्ती कर लिए 1122 में, जो ना तैराकी जानते हैं, ना वो लोगों को बचाना जानते हैं, वो सिर्फ बयानियां बनाना जानते हैं। तो यही इनके लिए मसला बना है, फंस गए हैं, ना जवाब देते हैं किसी चीज का कि जो 600 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हमने सीटीटी के लिए दिया था, वो कहाँ गया? वो किस मजबूती पे आपने लगाया, किन इदारों पे लगाया? जवाब नहीं है। आप सिर्फ जवाब में कहते हैं हमें पैसे दो। मैं बार बार कहता हूँ मुजम्मिल असलम साहब को एक डाटा शेयर करना चाहिए कि इमरान खान ने पौने 4 साल में वफाकी हुकूमत की तरफ से केपी के बकाया जात में से कितने इजाफी दे दिए थे कि चले
बोलें जी पहले नाइंसाफी हो रही थी। इमरान खान जब थे तो क्या बैकलॉग खत्म कर गए थे? और शहबाज शरीफ ने कितना बड़ा जुल्म किया है कि आके केपी गवर्नमेंट को वो नहीं दे रहे और इनके पैसे रोके हैं। ये डाटा कोई नहीं देता, हमारे इतने बकाया जाते हैं, जरूर होंगे, कोई नहीं कहता कि आपके बकाया जात नहीं है, ना वफाक कहता है ना बाकी सूबे कहते हैं, लेकिन फिजिकल कोई स्पेस भी तो होनी चाहिए ना कि पैसे कहाँ से आएंगे। कर्ज की उसके ऊपर तो आप चलते हैं, वफाकी हुकूमत के ऊपर हम बार बार कहते हैं कि नहीं, जजों की तनख्वाहें, आपने अपनी काबीना की तनख्वाहें, पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें इतनी बढ़ा ली। गरीब आदमी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 2 रुपए यूनिट बढ़ाने के लिए हमें IMF से इजाजत लेनी होगी। ये IMF भी अजीब टकरी है, उमरा के ऊपर तो कुछ नहीं बोलती और गरीबों के ऊपर फटाफट वो आके बोलने लग जाते हैं कि ये ना करें वो ना करें। ये भी कोई है? ये वफाकी हुकूमत से सवाल करें और अपने जवाब दें कि हमने ये अच्छा किया, हमें ये पैसे चाहिए, हम ये करेंगे। हमने तो आज से 13 साल पहले इतने 100 डैम बनाने का कहा था, डैम फुल बना रहे हैं। वो कालाबाग से आए थे, सबजबाग दिखा के पौने 4 साल की हुकूमत करके चलते बने, यहाँ पे भी बैठे हैं। मतलब कितनी सयाती मुकाम नए बनाए और पुरानों को कितना बर्बाद किया। क्या मैं पूछ सकता हूँ इनसे कि इन्होंने नारायण कागान में वो कितनी अच्छी बना दी, वो जो शिट बहती है जिसमें से पैदल चल के सैफुल मलूक पे जाते हैं, क्या उसको साफ कर दिया? कौन सा ऐसा काम है माउडन झील के ऊपर, क्या अच्छा काम कर दिया कि स्याह बगैर टूटे हुए रास्ते के जो नारायण कागान के लिए भी है, कुछ तो ठीक कर देना यार। आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, हेलीकॉप्टर पे आप जब डेंगू में लोग मर रहे थे पेशावर के अंदर KP में, आप उस वक्त सियाती मुकाम ढूंढ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नहीं थे, लेकिन आप काम यही कर रहे थे बाद में भी। तो आप मुझे बताएं तो सही ना, आपने कितने सियाती मुकामात डेवलप किए नए और पुरानों को कितना अच्छा किया? कोई जवाब नहीं है इस बात का। सही। आपने एक सवाल किया जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से कि सोशल मीडिया का भी बाकी सारी चीज़ों पर, उस सवाल के बारे में काफ़ी ज़्यादा बाद में हमने देखा, तो कहा क्यों ज़रूरत पेश आई मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैये के बारे में ये सवाल, और फिर डीजी साहब ने कहा था मैं ख्याल कर रहा हूँ, ਤੁਹਾਡੀ निशानदेही तो बाद फिर वो काफ़ी उन्होंने लताड़ा भी। देखें, मैंने क्यों सवाल किया? मैं जी, ये समझ के गया था कि आज CDF के ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया इदारा सेक्रेटेरिएट बना है, कोई डिटेल बात होगी, शायद जनरल फ़ैज़ हमीद के फैसले के ऊपर। हालाँकि उन्होंने लिंक कर दिया जनरल फ़ैज़ हमीद को 9 मई से। आपको ये बात जी। समझ आ जानी चाहिए जी, 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 कि जी। उनका जो भी फैसला होगा अब 9 मई में वो भी आएँगे और उनके साथ और किरदार भी। मुझे अब यकीन हो गया, जो DGISPR के मुँह से ये बात निकली थी कि हमारे पास सिर्फ पेंडिंग मिलिट्री कोर्ट में एक केस रह गया जो 9 मई से मुंसलिक है। बाकी चीज़ें तो उनकी प्रेस रिलीज़ में थी उसमें कि उसमें तो वो खान एक साहब भी हैं हाउसिंग फिर। सोसाइटी, मतलब वो तो ऑलरेडी उनका GHQ हमला केस का ट्रायल रुका हुआ है, जो सिविलियन अदालत में, जिस पे उन्होंने कहा था कि ये अदालतों का काम है, हम कर चुके हैं, हमारा एक ही हिस्सा है। मेरा ख्याल था कि हम सबका, बल्कि बहुत सारे लोगों का, हम आपस में बात कर रहे थे कि शायद कोई आज फैसला अनाउंस होगा, कि बहुत खबरें आई हैं कि इतने सफ़े का बन गया है, सब कुछ हो गया है। लेकिन उन्होंने कहा था अभी हम नहीं बात करेंगे, जब होगा तो बता देंगे। तो मैंने उनसे ये बात इसलिए की, जब वो पूरा एक मोमेंटम बना, इमरान खान, उनकी पार्टी, उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स, आप खुद एक पार्टी के को बिलॉन्ग करते हैं, जी। सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उन्होंने अकाउंट्स दिखाए, नाम दिखाए कि पहले रा के एजेंट आते हैं, खान साहब के ट्वीट के बाद लोकल एजेंट्स पाकिस्तान से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आते हैं, फिर बैरूनी ममालिक में अमेरिका, बरतानिया से बाकायदा एक हिकमत अमली दी जाती है, उसको रा के अकाउंट्स उठाते हैं, इंडियन मेन मीडिया उठाता है अफगानिस्तान के नाम पे, जो मेरा ख्याल में ये सारा कुछ इंडिया की तरफ से ही उनके नाम पे भी हो रहा है। उनकी जो लैंग्वेज आई है उससे भी पता चलता है अफगानिस्तान के नाम पे काम इंडिया ही दिखा रहा है। वो बहुत सारे लोगों ने, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स जो हैं, वो शेयर भी करते हैं कि ये देखें, ये लफ्ज़ हिंदी में बोले जाते हैं, ये उर्दू में नहीं बोले जाते, या पश्तो का ये लफ्ज़ नहीं है। तो वो जो बनाने वाले हैं वो उनके साथ होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी हैं, इन सबको देखते हुए मैंने ये सवाल किया कि हुज़ूर, ये जो आपने इतना लंबा-चौड़ा ताना-बाना बताया, तो आप नेशनल मीडिया पे क्यों नहीं आए? क्योंकि नेशनल मीडिया पे 7 से 12 जिन शोज़ पे उनको एतराज़ था, या 11 पे, इसमें बहुत सारे वो घुसपैठिए हैं जो सोशल मीडिया की लैंग्वेज लेते हैं, वहाँ की गुफ्तगू लेते हैं और अपना तजिया बना के पेश करते हैं। वो उतना ही ज़हरीला प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, चूँकि वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बात हो रही थी, पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान हो रही थी कि वहाँ से क्या प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हो रहा है। और वो PTI के अकाउंट्स को और उनके जो चाहने वाले हैं इमरान खान साहब के, उसके ट्वीट से शुरू हुई थी। मेरा मकसद बुनियादी तौर पे ये था कि जी आप ये देखें, तो तदारुक अगर आप करने जा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो जो नेशनल मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, जिसके लिए पैमरा भी है और प्रिंट मीडिया की अपनी तंजीमें हैं, तो उनसे बात होनी चाहिए कि वो नैरेटिव यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं समझा, मैं कोई पाबंदी लगाने की बात नहीं कर रहा था, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा था, मैंने बंद कमरे में शिकायत नहीं नहीं की जो लीक हो गई। मैंने तो पब्लिकली दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लाइव जा रही थी, उसमें ये बात की थी। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बड़े ख़ास लोग होते हैं जिनको सवाल करने की इजाज़त होती है, लगता ऐसे है। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि सवाल करने की इजाज़त जो है वो सबको नहीं है या मौका सबको नहीं मिलता?
मतलब वहाँ अब पे बताओ मैं बड़े-बड़े नाम बैठे होते हैं ना, मतलब उसमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन सवाल बड़े-बड़े नामों को भी मिलता है, हमारे जैसे आम रिपोर्टर को भी मिलता है और मैं पिछली 3 ब्रीफिंग्स में मुझे एक दफ़ा भी क्वेश्चन का मौका नहीं मिला। तो उस पे ऊपर मैं बाहर आके रोने लग जाऊँ कि हमें सवाल नहीं दिया गया। मुझे तो चौथी दफ़ा में सवाल मिला। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो ज़हन बना के गया था कि इस पे बात होगी तो हम बात पूछेंगे उनसे कि इतना डिले क्यों हो रहा है, जो कि अब और भी डिले पे चला गया जनरल फ़ैज़ हमीद वाला, कि भई बातें ना करें, आप लोग भी फैसले करें और बाकी हुकूमत से बैठ के बात करें कि जो ट्रायल रुके हुए हैं, वो क्यों रुके हुए हैं? अदालतों को खत लिखवाए जाएँ। 9 मई इतना बड़ा टेस्ट केस है हमारे लिए, उसको क्यों रोक रहे हैं? तो फिर कुछ दोस्तों ने हमारे शिकवे किए कि जी हमें तो सवाल ही नहीं मिला। तो पिछली दफ़ा जब सवाल मिला था तो फिर आपने क्या किया था? वो भी बता दें सवाल आपने क्या किया था और आपको क्या जवाब मिला था, बताना चाहिए ना। सिर्फ़ एक दफ़ा का कि टीवी पे आपका सवाल नहीं चल सका, हमें क्या पता है? पिछली दफ़ा भी यही था कि शायद लाइव जाएगी, सवाल हम तो बड़ी दफ़ा हाथ उठा रहे थे। जाए ना जाए, हमने तो कोशिश की, हमें नहीं मौका मिला, हमने गिला भी किया। लेकिन इस दफ़ा अगर मिल गया और मुझे क्यों मिला? बहुत सारे लोगों को मिला, बड़े सीनियर्स मेरे से सीनियर्स लोग मोहम्मद मालिक को मेरे से पहले सवाल मिला, मेरे से जी। बहुत सारे जूनियर्स को सवाल मुझसे पहले मिला। तो ये तो कोई बात नहीं होती, लेकिन ये दुःख है कि भई हमारे साथ हुई क्या? बस उसके हुँ। ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, हुई क्या उसपे कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, बहुत सारे लोग जब लगता ये है कि इमरान खान की तर्जुमानी कर रहे हैं या इमरान खान साहब के हवाले से उनका नज़रिया फैलाने में बड़े-बड़े नाम एक मि हैं एक यूट्यूब। एक 1 मिनट मैं थोड़ी-सी बात मेरे ज़हन में आ गई। देखिए, मैंने जब सवाल किया तो डीजीआई एसपीआर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तो ਤੁਹਾਡੀ इज़्ज़त रखना चाह रहा सा, हाँ जी। पर तुसी नहीं रखी लेकिन साथ उन्होंने नेशनल मीडिया की पूरी तारीफ़ की बुनियानो मरसूस में, कि बिल्कुल की। आप सब लोगों ने हमारे नेशनल मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया इंडिया का जो इतना बड़ा मीडिया उसके मुकाबले में। लेकिन ये बात ज़रूर है, जो मैंने सवाल किया था उसका फिर उन्होंने तफ़सील से जवाब दिया कि वाक़ई ये काम हो रहा है और फिर एक और सवाल के जवाब में उन्होंने मेरा नाम लेके कहा, हमारे एक और दोस्त ने सवाल किया था। वो सवाल क्या था कि जो नई स्ट्रैटेजिक कमांड है, उसका सरबराह किस फ़ोर्स से होगा? अब देखें उसमें लिखा हुआ है कि जी, वो पाकिस्तान आर्मी से आएगा। तो ठीक। अब आप सवाल पूछ के एक अबहम बनाना चाहते हैं कि नेवी और फ़िज़ाइया का तो कुछ भी नहीं है। भाई ये सबने सोची समझ के किया है काम। आप कमांड कौन कर रहे थे? एयर चीफ ने तो अपना सारा किरदार अदा किया। उनको उसी में उनकी तारीफ भी हुई और उनको 2 साल की एक्सटेंशन दी गई कि हमारी एयर फोर्स ने काम दिखाया। उसको गैर रस्मी तौर पे तो पाकिस्तान की आर्मी ही लेके चल रही थी ना। चेयरमैन जहां डेफिनिट चीफ ऑफ लीड। स्टाफ कमेटी तो एक छोटी सी कमेटी थी जो एक गैर रस्मी काम कर रही होती थी। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन के आया है। उनका भी हिस्सा है कि वो खुद चलाएंगे। उनको 2 साल एक्सटेंशन इसीलिए दी गई है। उनकी महारत और काबिलियत पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो 65 में भी कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभिनंदन को भी गिराया। पाकिस्तान एयरफोर्स कब पीछे रही? हम सब उसको एक्नॉलेज करते हैं। ये तो बात ही नहीं है। लेकिन उस सवाल के अंदर डीजी साहब ने इसीलिए कहा, मेरा नाम लेके कि राणा साहब यही बात कर रहे थे कि घुमा-फिरा के आप पूछना क्या चाहते हैं? जो लिखा हुआ है, आप उस पे भी सवाल कर रहे हैं। मतलब आप क्या जवाब लेना चाह रहे हैं? हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो जामी साहब, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। सवाल करना मेरा भी हक है, उनका भी हक है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ पे जब आप सोशल मीडिया पे आई हुई गेम को उठा के नेशनल मीडिया पे लाते हैं, तो फिर इसका तदारुक होना चाहिए। आप अपने दिमाग से काम करें, अपने सवालात बनाएँ या आप अपने यूट्यूब पे जो बात कह चुके हैं, उसको फिर सवाल में लाते हैं। तो ये तो गलत बात हो जाती है ना। हम ये बड़ी तफ़सील से उन्होंने जवाब दिया, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया की बड़ी तारीफ़ भी की साथ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी तारीफ़ की, लेकिन कदी-कदी मलंगा ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਲੰਗ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਠਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। वो अपने आप को मलंग कहते हैं तो हमारे भाई हैं, दोस्त भी हैं। नहीं, नहीं, चलो हमारे कोई नहीं। छोटे भाई हैं, मुझे तो जी, मेरी जी। बड़ी इज़्ज़त करते हैं, जी, हम जी, उनकी सेम बड़ी इज़्ज़त सेम करते हियर, हैं, लेकिन सेम चूँकि हियर। ये बात मेरे सवाल पे आपने सवाल कर दिया, तो मुझे जी। जवाब तो तफ़सील से बताना है। जी, जी। जी, जी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हुआ है। अच्छा, मैं ये बताएँ कि राणा आमिर इलियास साहब मतलब बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, बड़ी खिदमात हैं और बड़ी देर से कवर कर रहे हैं। वो अब 5-5 साल के बता रहे हैं कि 5 साल है, तो 5 साल अग्गों तो ये ते वो, ये किस तरफ चल पड़े हैं आप? नहीं, मैंने तो लिखा था कि सोशल मीडिया की फपा-कुटनियों को खबर होनी चाहिए ठीक है। कि 5 साल के लिए आर्मी चीफ को दोबारा तैनात कर दिया गया है और इसमें एक्सटेंशन की गुंजाइश मौजूद है। क्या ये नहीं है? ये लिखी भी है ना, लेकिन जी। चूँकि सोशल मीडिया पे बैठे हुए अमेरिका, बर्तानिया, बाकी जगहों पे 3 महीने पहले 29 नवंबर से 3 महीने पहले एक कैम्पेन शुरू की गई और कहा गया कि 29 नवंबर को ये रिटायर हो जाएँगे और नया नोटिफ़िकेशन आना ज़रूरी है। हम बार-बार कह रहे थे कि नवंबर 24 में जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई है, जो नेवल एक्ट में तरमीम हुई है, जो एयर फोर्स एक्ट में तरमीम हुई है, उसके तहत 5 साल सर्विस की मुद्दत हो गई है और जो एयर चीफ ने माशाल्लाह हमारी जंग जितवाई
19 मार्च 2025 को उनके चौथे साल की, यानी 3 साल पहले हो गए थे, चौथे साल की एक्सटेंशन अनाउंस हुई थी कि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। 5वें साल की एक्सटेंशन नहीं दी गई थी, वो टेन्योर में आ गया था, तो उनका वो 19 मार्च 2026 को खत्म हो रहा है। और जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने फील्ड मार्शल का अनाउंस किया था कि हम फील्ड मार्शल बना रहे हैं, तो साथ ही ये कहा गया था उनकी आला कारकर्दगी पे उनको जी। मौजूदा मुद्दत मुलाजमत के बाद हम एक्सटेंशन देंगे। तो उनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको मजीद 2 साल की तौसीह दी जा रही है टेन्योर पूरा होने पे। टेन्योर हो रहा है 19 मार्च 2026 को, तो ये 27 पे चले गए। तो अब आप मुझे बताएं कि हम क्या कहें, क्योंकि उनकी उम्मीदें गई, फिर उन्होंने कहा रिटायरमेंट हो गई है, मुल्क बगैर किसी उसके जा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे सीनियर लोग थे, मैं तो समझ की नहीं आ रही थी कि गुस्से में इतदाल भी छोड़ गए, कानून भी छोड़ गए। एक सामने लिखी हुई बात, जिस तरह वो सवाल हुआ कि किस फोर्स से होगा, ये भी काम उन इन्होंने नहीं, बाहर से लोगों ने उठाया और उस पे हो रहा था गवर्नमेंट, और उसमें लड़ाई हुई। मैंने बड़े प्रोग्रामों में जाके कहा कि ये एक समरी मूव होगी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, वजारत दिफा समरी भेजेगी, सदर एडवाइस साइन करेंगे, पढ़ लें। वो उसी तरह ही हुआ। मैंने पीर वाले दिन पिछले ये तफसील बताई, फिर लोगों को ये बताया कि आप क्यों भूल गए जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और वो समरी नहीं जारी थी नए आर्मी जी। चीफ के लिए, यानी 5 जी। का डोजियर जाना है। तो 5 के डोजियर के लिए जब बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जी शायद जनरल वसीम वसीम अशरफ थे जो इंजीनियरिंग कोर्स से थे, और वो 19 नवंबर को या 18 नवंबर को रिटायर हो रहे थे। तो इन्होंने तौजीह दी कि वो टेक्निकली हमें सबसे सीनियर उसको लिखना है, तो वो एलिजिबल नहीं होते इंजीनियरिंग कोर के आर्मी चीफ बनने के लिए, तो इसके बाद भेजेंगे। फिर उसके बाद भी जब डिले हुए, तो ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया, क्योंकि यार लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, समरी पहुंच गई, समरी नहीं पहुंची, यही बहस शुरू कराई गई। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई चीज नहीं आई। फिर आईएसपीआर की तरफ से वजाहत आई कि हम कुछ देर में भिजवा रहे हैं, चंद घंटों में, और वो 45 मिनट्स बाद फिर आ गया कि हमने वो भिजवा दी गई है। वो डोजियर चला गया। शहबाज शरीफ साहब कोविड में थे, पहले वो लंदन में थे, आपको पता है वो जो उनके ऊपर प्रेशर था कि मार्शल भी लगाना है तो लगा दें, आपके ऊपर जवाब कोई नहीं है, आप डोजियर भेजें, समरी भेजें, हम फैसला करेंगे। और वो फिर जनरल आसिम मुनीर का फैसला जो नवाज शरीफ के साथ बैठ के शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में किया था अपने बड़े भाई की, वो कहते हैं, वो जंग का भी उन्होंने यही बताया था कि जनाब मैंने तो उनके साथ मुशावरत करता हूँ फिर फैसला करता हूँ। वो उनके बड़े भाई हैं, उनके सियासी लीडर हैं, उनकी पार्टी के सरबराह हैं। जब सरबराह नहीं थे तब भी बड़े भाई थे, वही इनको लेके आने वाले थे। तो उन्होंने बड़ी तफसील से बताया था। तो ये तो फिर अब क्या किया जा सकता है कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे गेम डालनी है डालें। अच्छा, ज़रा ये बताइए कि उस पूरे माहौल में अब आपने ये किस्सा छेड़ा, मैं इस पे जाना नहीं चाहता था, अब आपने छेड़ा ये किस्सा, तो ज़रा ये भी बता दीजिएगा, बेटी जो है वो इस वक़्त पंजाब की हुक्मरान है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा जो-जो चीज़ें देखती हैं, गुजरांवाले को देखो, क्या दे दिया उन्होंने, फैसलाबाद जा रही हैं, बाकी सारी चीज़ें भी है, खैर उसमें बाद में बात करते हैं। और भाई उनका जो है वज़ीर-ए-आज़म है। तो किसी जगह पे कोई ऐसी जगह है मियाँ साहब, कोई दोबारा 2 ढाई साल बाद वो पड़े हुए बम नूं लत मार देने, आपको समझ आती है ऐसे मूड की मियाँ साहब की कोई ऐसी चीज़? देखें, ये पूरी कोशिश की गई थी। अच्छा ये जी। जो आप शरारतन सवाल पूछ रहे हैं ना, ये पूरी कोशिश थी कि नवाज शरीफ की तरफ से कोई बयान आ जाए, या उनके और हमारे दोस्त मुश्तरका तौर पे कुछ लोगों ने ये बात की, जिससे जी, तकवीर देखें जी, वो भी कह रहे थे इनको नहीं कुछ कहते। भई उनकी खबर उन तक, हम अपनी बात करेंगे। जी, हमने कहा था कि कोई दरार नहीं है। हमने ये जी, कहा कि अगर मिलिट्री और सिविल में कोई लड़ाई होगी, जैसे जनरल फैद और जनरल नदीम अंजुम पे हुई थी, और मिलिट्री की तरफ से आया कि हमने लगा दिया जनरल नदीम अंजुम को डीजीआईएसआई, तो पीएम हाउस से मैसेज आ गया था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और वो रिफ्ट इतनी बड़ी अक्टूबर से लेके, और वो अप्रैल में गवर्नमेंट ही चली गई। तो मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा जो दोनों तरफ बहुत इन है, जो किसी एक तरफ इन है, कोई एक सिग्नल नहीं आया। नतीजतन बड़े आराम के साथ वो नोटिफ़िकेशन भी हो गया। फिर जो लोग क्या-सराई कर रहे थे कि भतीजी और चचा में बड़ा प्रॉब्लम है, तो कल गुजरांवाला में आपने देख लिया, जी, दोनों चचा-भतीजी थे और वो अंजुमन सताइश-ए-बामी बनी हुई थी। जी। एक-दूसरे की तारीफ़ों में आगे से आगे जा रहे थे, यही कहेंगे ना हम उनको। जी, जी, इसमें कोई शक नहीं है। चलें एंड पे ज़रा अब ये बता दें कि किसी जगह पे कोई बेहतरी की गुंजाइश है इमरान खान साहब के लिए, कोई सिस्टम में से कोई बेहतरी निकल सकती है, या वो कौन-सी ऐसी गिदड़-सिंगी हो सकती है कि इमरान खान साहब और उसकी पार्टी के हालात बेहतर हों, या फिर वो जो डी चौक आने का कह रहे हैं, अ, वो डी चौक आएँगे ही आएँगे? नहीं, पहले नहीं आए थे, दोबारा भी आ जाएँ, क्या हुँ, मसला है? सियासी तौर पे उनका राइट है। लेकिन हुँ। अगर वो धमकी लगा के आएँगे तो नहीं आ सकेंगे, फिर आएँगे तो फिर पहले भी स्टेट ने अपना रद्द-ए-अमल दिया था, अब भी देंगे, फिर झूठ बोलना पड़ेगा आपको। आपने सियासत में जिस एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इमरान खान ने सियासत की थी, उसमें किसी को बड़ा रहने नहीं दिया कि कोई किरदार अदा करे। आपने अदलिया को भी गदला किया, फ़ौज को खराब किया, सियासतदानों को गंदा किया, अब आप किससे उम्मीद लगाते हैं?
मैं बार-बार यही कहूँगा कि पीटीआई की सियासी क़यादत को होश के नाख़िन लेने चाहिए। अपने अपने बानी लीडर, पार्टी के सरबराह, एक्चुअल सरबराह तो इमरान खान ही है ना, उनके लिए सियासी रास्ता निकालें। उनके प्रेशर में ना आएँ जो सोशल मीडिया पे सिर्फ़ लड़ाने पे जिनका कारोबार चलता है। उनके दबाव में बिल्कुल ना आएँ। वज़ीर आला को भी समझाएँ, उनसे भी बात करें कि अगर आप एक मीटिंग में वैसे जा सकते हैं, तो सियासी तौर पे भी हमें स्पीकर के ज़रिए बात करनी चाहिए। मेरे ख़्याल में वही वाहिद हल रह गया है। बाकी तो फिर अनाउंसमेंटें हो चुकी हैं, फिर अमली तौर पे फैसले होंगे। अमली तौर पे फैसले होंगे, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये एक एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर डीजी आईएसपीआर से कोई मसला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तो उनको टारगेट करे। उनके वालिद साहब के बारे में कुछ चीज़ें निकाल के लगाई जा रही हैं। ये क्या रोला है? क्या वो तो एक मतलब कि अगर देखा जाए तो समझा जा रहा है कि इस मुल्क में आज जो हम महफूज़ में बड़ा हाथ है, एटमी साइंसदान थे। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफ़िशियल अकाउंट से, ज़रा ये ज़हन में रखिएगा कि ऑफ़िशियल अकाउंट से उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखें, वो आर्मी चीफ़ को नहीं छोड़ रहे। हुँ, आर्मी चीफ़ का और मुसल्लह अफ़वाज का पैगाम डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पहुँचाया। उनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, जो आजकल सिर्फ़ इस्लाम और साइंस के ऊपर अपनी रिसर्च भी कर रहे हैं, बुक्स भी लिख रहे हैं, लिखते भी रहे हैं। वो पाकिस्तान के वो मायनाज़ एटमी साइंसदान हैं, जो डॉक्टर कदीर को लाने वालों में शामिल थे। जी, उनकी मेन टीम में शामिल थे। अब हम किसका नाम लेते हैं? फील्ड मार्शल का लेते हैं और किसका लेते हैं? एयर फ़ोर्स का। नेवी वाले जी। अपनी जगह लड़ रहे थे, उनका मुकाबला नहीं हुआ। तो क्या हम हर बंदे का नाम लेते हैं कि ये पीछे था, ये पीछे था, ये था? सारे ही पीछे होते हैं। तो डॉक्टर कदीर का नाम नंबर 1 पे था, तो उनकी टीम तो सारी साथ थी ना, अकेले तो वो भी मरहूम नहीं कुछ कर रहे थे ना। सभी लोग काम कर रहे थे, सबने अपनी-अपनी जगह पे किरदार अदा किया। तो इनके किरदार जो वालिद साहब का किरदार था, वो तो सारी दुनिया के सामने आया है। हमारे एटमी प्रोग्राम को कब अमेरिका ने कबूल किया? कब मगरिब ने कबूल किया? हमें तो जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ प्लान किया था कि हमें एटमी रिएक्टर देंगे, वो भी उन्होंने मनसूख कर दिया था। भुट्टो साहब ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया था ना, तो उससे शुरू हो जाएँ और आज तक आ जाएँ। हमारी हर हुकूमत ने एटमी प्रोग्राम की आबियारी की। नवाज़ शरीफ की किस्मत में था कि उन्होंने अपोज़िशन में वो जवाब दिया जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म थी, तो नीला भट्ट के मकाम पे जब इंडिया की तरफ से धमकियाँ आ रही थी, तो सरदार कय्यूम मरहूम के वहाँ जहाँ से उन्होंने पहली गन उठाई थी, वहाँ जाके कहा था कि पाकिस्तान के पास वो चीज़ मौजूद है, यानी एटम जी, बम का नाम लिए बगैर। फिर उनकी किस्मत में था कि उन्होंने धमाके जो आज लोग कहते हैं कि हम अमेरिका को नहीं जानते, मानते नहीं, एक्चुअली उन्होंने इनकार किया था। साफ-सुथरा लिख के इनकार किया था क्लिंटन को और 21 मई 1998 को किया था। जो गौर अयूब की किताब में भी अल्लाह बख्शे जी। उन्हें इतना झूठ लिखा हुआ है कि ये तो आखिरी दिन भी लेने के लिए तैयार थे, पैकेज 5 अरब डॉलर का। वो 21 मई को रिटर्न जवाब गया था और हमारे सेक्रेटरी खारजा हैं बड़े पुराने शमशाद साहब, वो रोज़ाना की बुनियाद पे ये घड़ते हैं कि जी इनकी टाँगें काँप रही थी, इनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी। उनकी अंग्रेज़ी नवाज़ शरीफ ने रिजेक्ट की थी। उन्होंने कहा असीं इनकार कर रहे हैं या मिन्नत कर रहे हैं अमेरिका दी, असीं तुसीं नहीं खत लिख सकदे। उन्होंने मरहूम जो अनवर थे शेख अनवर उनके साथ जो प्रिंसिपल एडवाइज़र थे, वो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे, अकरम ज़की जिनके भाई सेक्रेटरी ख़ारिजा थे, उनसे कहा कि शेख साहब आप खत लिखें। फिर वो खत हो गया उनके पास। वो इनका लिखा हुआ नहीं था क्योंकि इनकी लैंग्वेज वही थी, बस नीचे लग जाओ, थल्ले लग जाओ, मिन्नत अल्लाह पढ़ लो। वो रास्ता ये ढूँढ रहे थे। ये और गौहर अयूब तो पहले दिन लेके आए थे जब हम वो काज़ाकिस्तान से आए अलमाती से वापस। नवाज़ शरीफ एप्रन पे तो मैं और मेरे दोस्त तारिक सुमैर गौहर अयूब खान के साथ एप्रन पे गए थे और अड़ के गए थे कि हम नहीं जाएँगे और इन्होंने कहा मैं एक पर्ची लाया हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आप बोल दें फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा। मैं कहा तुसी जो कहना खुद ही कहो और इनको बड़ा अजीब-सा लगा था। फिर मुशाहिद हुसैन और इन दोनों की ड्यूटी लगी थी, मुशाहिद हुसैन से पूछ लें। फिर इन दोनों ने जो नवाज़ शरीफ ने कहा था, उस पे कौम को तैयार किया। आपको मैं बताऊँ मैंने आपके साथ पिछली दफ़ा बात भी की थी। हमारा धमाका 21 मई को हो जाना था। हमारे हुँ, पास एक वायर मौजूद नहीं थी जिसने एटम बम को चार्ज करना था। हुँ। कुछ और जी, ऐसी जी। चीज़ें थी, वरना फैसला और काम तो हम डाल चुके हुए थे जिस पे ये कहानियाँ घड़ी गई हैं। तो सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब की जो जो खामोश सिपाही हैं, जिनको दुनिया जानती है, उनकी ट्रोलिंग ये वो क इनका ख़ासा है कि जो पाकिस्तान के लिए बात करेगा उसको गंदा कर दो, तो पाकिस्तानी कौम समझती है इस बात को। बिल्कुल ठीक है। आखिर में मरियम नवाज़ गुजरांवाला में मेट्रो बस ले आई हैं। मास ट्रांज़िट और उसके बाद फिर फैसलाबाद की भी तैयारियाँ हो रही हैं और उसके बाद ग्रीन पंजाब 8-900 बसें ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं। ये पूरे पंजाब को ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना ज़रूरी है, अब दुनिया देखते हैं आप, इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका। अब पाकिस्तान में ये 1800 समथिंग की चल रही है यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं। तो कितना ज़रूरी है और क्या समझते हैं कि मरियम नवाज़ इसमें कामयाब हो पाएँगी और अवाम के लिए ये कितनी बड़ी सहूलत है सर?
अच्छा, मेरे ज़िम्मे तो लगा दिया कि मैं घूमता फिरता हूँ, और खुद आप जिस मुल्क में रहते हैं कि वहाँ पे तो सड़कें भी बड़ी नहीं करने देते। वो लोग साइकिलों पे लोगों को लगाया हुआ है। यस। हम तो अपने आप को नहीं सँभाल सक रहे, उन्होंने पूरी-पूरी नेशन को सँभाला है कि साइकिलें जगह-जगह मैंने रखी देखी हैं कि उठाओ जी, अगले चौक पे छोड़ दो। जी। ट्रस्ट भी करते हैं लोगों के ऊपर कि सेहत भी ठीक रहे और रश ना रहे। वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल है। यहाँ तो एटम बम से ज़्यादा बड़ा बम हमारे पास आबादी का बम बना हुआ है कि हमारी कोई वसाइल पूरे ही नहीं हो सकते जब तक हम इन चीज़ों को ना करें। बहरहाल मरियम नवाज़ और उनके साथ आप मरियम औरंगज़ेब को मत भूलें, जो सीनियर मिनिस्टर हैं, जो उनके सारे कामों को एग्ज़ीक्यूट कराती हैं, क्योंकि प्लानिंग की मिनिस्टर भी वही हैं। और चीज़ों को टाइमलाइन के साथ लेके चलना, पूरी कैबिनेट उनके साथ खड़ी होती है, अफ़सरान खड़े हैं, और उनको पता है कि जब हमें चुना जाता है तो किसी की सिफ़ारिश पे नहीं लगाया जाता, ना ज़िलों में और ना सेक्रेटरी की सतह पे इंटरव्यूज़ होते हैं, और उसके बाद प्लान किया जाता है कि कौन-सा बंदा कहाँ ठीक है। जो नहीं करता फिर प्लेटफ़ॉर्म फ़ारिग कर दिया जाता है। मेरे ख़्याल में ये बड़े अच्छे मंसूबे हैं। जैसे उस वक़्त मोटरवेज़ की ज़रूरत थी, आज अब शहर हुँ, जितने फैल चुके हुए हैं, हुँ। उनकी कनेक्टिविटी, खुदा का खौफ करे, हम कभी जाते थे बड़े शौक से जीटी रोड पे, हमारे दोस्त सैयद याह्या मुनव्वर, अल्लाह बख्शे उन्हें, वो हमें जेलम में फ्रूट चाट खिलाते, वो राह वाली की कुल्फ़ियाँ खिलाते, और वहाँ पे कहीं जनाब वो जो गुजरांवाला में वो होटल है बड़ा मशहूर खाने का, मटन-शटन खाओ आप सारा। मियाँ दी दाल मिस कर गए हो। मियाँ जी दाल, मतलब हम ये सारे जाते थे एन्जॉय करते हुए, और अब कोई कहे ना इधर से जाना, तो हम कहते हैं 200 किलोमीटर दूर से घूम के अहमदाबाद या गुजरांवाला जाना है तो मोटरवे से जाएँगे, क्योंकि इतनी आबादी बढ़ चुकी हुई है। आप गुजरांवाला शहर से नहीं निकल सकते 1 घंटे के अंदर से, हालाँकि ओवरहेड ब्रिज भी आ गया, सब कुछ। तो ये चीज़ें आज की ज़रूरत हैं, जो हुँ, 50 साल, 100 साल भी काम आएँगी। पिंडी शहर खुलता नहीं था, आज उसके ऊपर मेट्रो चल रही है। लाहौर के अंदर मेट्रो, ऑरेंज, ये चीज़ें कहने से जंगला बस वालों ने जंगला भी बना दिया। हुँ। जो उनसे अभी तक पूरा भी नहीं कंप्लीट हुआ पेशावर के अंदर, जिसको कहते थे, भाई तुम लोगों ने 32 अरब का कहा कि 100 अरब से ऊपर चले गए। भाई कोई हिसाब दे दो, या 32 करोड़ का आता तो 1 अरब से ऊपर चले गए, जितनी भी वो थी। इन्होंने जितने में कहे, शहबाज शरीफ ने उससे कम टाइम में उसको कंप्लीट करवाया। अब मरियम नवाज़ चली हुई हैं, सुथरा पंजाब है या सफाई है, कब्ज़े ग्रुप के खिलाफ काम कर रही हैं। मेरे ख्याल में इसके ऊपर तनकीद की बजाय तकलीद होनी चाहिए। चाहे वो चीफ मिनिस्टर सिंध करें, और अल्लाह करे कि हमारे चीफ मिनिस्टर केपी सोहेल अफरीदी भी इसके ऊपर आ जाएँ कि हमें इमरान खान के लिए बिल्कुल वो बात करें, सियासी तौर पे जितना प्रेशर डाल सकते हैं डालें, लेकिन अपने सूबे के अवाम के लिए भी देख लें। हरीपुर में उनके साथ जो कुछ हुआ है, बार-बार कहते थे उमर अयूब के कज़न कि 27 महकमे साडे ने, ये विफाक एक महकमे नाल तुहाडा की काम कराएगा, तो लोगों ने काम करके दिखाया कि हम तंग हैं। तो आप अच्छा काम करें, सूबों का मुकाबला होना चाहिए। सरफराज भुगटी तो बेचारा नावसाइल है, और जितना कुछ कर सकता है, मैं उसके ऊपर बेचारे का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि एक्टिव है दहशतगर्दों के खिलाफ, और पूरी फैमिली को सामने दाँव पे लगा के खड़ा है। तो ये काम पिछली दफ़ा डीजीआईएसपीआर ने कहा था कि देखें, सिर्फ़ केपी में ना अगर किसी पे हमले नहीं हो रहे, तो उस पार्टी पे नहीं हो रहे जो सिर्फ़ मुज़ाकरात की बात करती है। बाकी हुँ। सब के ऊपर हमले होते हैं। तो ये समझने की बात है, पीटीआई वालों को भी होश के नाखून लेने चाहिए, हम सबको लेने चाहिए इस मुल्क को चलाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब, अभी आपने ज़िक्र किया मरियम औरंगज़ेब साहिबा का। अभी आज कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, मैं आपको बताता हूँ। ये गुज़श्ता 30 नवंबर से 23 दिनों में जो महीना था, उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था ना, वो था तकरीबन 453, और इन्हीं दिनों में 1 साल के बाद आज है 261। तो ये तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा जो है वो लेस हुआ है। और अगर देखा जाए तो इसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा का बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके पास ये मिनिस्ट्री भी है माहौलियाती तब्दीलियों की। आप मेरे ख्याल में उनको जानते थे, ज़ाहिर है वज़ीर इत्तलात थी, वो इस हवाले से जानती थी, लेकिन ये वाला उनका रूप, और क्या लगता है कि इसी तरह लगे रहे तो ये जो पाकिस्तान का, पंजाब का बड़ा मसला, साँस नहीं लेना या साँस नहीं लिया जाता, और ये बच्चे और बूढ़ों की बीमारियों से जान छूट जाएगी? हम मरियम औरंगज़ेब को जानते थे, ताहिरा औरंगज़ेब की ये बेटी हैं, जी, नजमा हमीद की ये भांजी हैं, कि ये फैमिली लिमिटेड कंपनी है, कि एक सेनेटर, एक माँ-बेटी एमएनए बन गई, तो बस इससे ज़्यादा तो हम इनको नहीं समझते थे। लेकिन जिस दिन नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई, जी। उस दिन मरियम औरंगज़ेब का नया रूप था। हुँ, वो अकेली खड़े होके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डट के उन्होंने डिफेंड किया वहाँ पे अपनी पार्टी को और अपने लीडर को। वो थी पॉलिटिकल विट जो हुँ, उन्होंने दिखाई, जो आज तक उनको लेके आई आगे। वो वफाकी वज़ीर बन गई, वो फिर यहाँ पे आ गई, सूबे में सीनियर मिनिस्टर उन्हें बनाया गया। ज़ाहिर है, एक मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब का फैमिली रिश्ता भी मौजूद है, दोनों का आपस में बचपन से एक ताल्लुक चल रहा है फैमिलियों के अंदर। लेकिन जिस तरीके से, जैसे मैंने अभी प्लानिंग की बात की, बिल्कुल एनवायरनमेंट पे अल्लाह करे
ये अल्लाह की तरफ से भी बहुत कुछ होता है। अब बारिशें आ जाएँ तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन एनवायरनमेंट को काबू करने के लिए, जहाँ फसलों को जलाने से रोकने के लिए, भट्टों के अंदर नया सिस्टम लगाने के लिए, लोगों को अवेयरनेस करने पे, ये 4-5 साल का कम से कम अमल है। अल्लाह हुँ, करे कि अगले साल और बेहतर हो जाए, बारिशें हो इंशाल्लाह। जानी चाहिए। अल्लाह मियाँ करम करे कि वो उस सीज़न में तो बारिशें तवक्को हैं कि फिर आएँगी मानसून की, ज़्यादा आएँगी, जिससे तबाही भी होती है। अब भी अल्लाह मियाँ हम सबको यहाँ पूरे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, जहाँ केपी में बारिशें आएँ, ताकि जो मौसमियाती बीमारियां हैं वो भी खत्म हो, और साथ ये स्मोक का मामला वो भी दबेगा। आगे तो फोग वैसे ही आ जानी है, वो एक और चीज है। यहाँ पे इस स्मोक का बड़ी उनकी मिनिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है, मेहनत है, दिन रात लोगों के साथ बात करना, अपना ठट्ठा उड़वाना कि जी देखो हम तंग आ जाते हैं सुबह शाम, ये अब इंडेक्स आ गया, अब ये इंडेक्स हो गया। अब हम गपशप भी करते हैं, मजाक भी करते हैं कि यार बस कर दो, बहुत होगी। मैंने कहा नहीं, लोगों को आमिर भाई बताना भी तो पड़ेगा ना कि कहाँ पहुंचे हम। तो पिछले मामलात को लेके आगे लेके बेहतरी की उम्मीद करें, अल्लाह मियाँ इनको कामयाब करे। ये तो लोगों की सेहत के लिए बात हो रही है। बड़े काम है जी, देखा जाए जैसे आपने ट्रांसपोर्ट के हवाले से बताया, दूसरी चीज़ों के हवाले से, और